मीरापुर उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, क्योंकि कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओवैसी का कैंडिडेट भी मैदान में है। क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की वोट काटेंगे? क्या मुसलमानों की वोटों में विभाजन होगा तो बीजेपी को फायदा होगा? या फिर जो गंगा स्नान 14 नवंबर को है और 11 नवंबर से ही जो आरएलडी का मूल वोट बैंक है जाट, वो जब निकल जाएगा गंगा स्नान के लिए, तो क्या उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? हम बात करेंगे। सबसे पहले रोहित जाखड़ है हमारे साथ। रोहित, ये बताइए कि क्या लगता है जो ये उपचुनाव है मीरापुर का, इसमें जीत हार तो पिछले चुनावों में देखी गई है, बहुत कम अंतर से होती रही है और बहुत टफ चुनाव होता है। आपको क्या नज़र आता? देखिए, मीरापुर उपचुनाव हो या पूरे देश में जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। जो सरकार की नीतियां आम जनमानस की भावनाओं के खिलाफ चल रही हैं, मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। और मूल वोटर किस पार्टी का कौन है, केवल एक जाति से और एक वोट से ना तो कोई पार्टी जीत सकती है और ना कोई पार्टी हार सकती है। ये समाज की विभिन्न वर्गों को साथ लेके ही कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी जीतेगा। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, गन्ना भुगतान है, महंगी बिजली है, युवाओं की रोजगार है, अग्निवीर जैसी महत्वपूर्ण स्कीम रक्षा मंत्रालय द्वारा, फौज द्वारा जो लगाई गई है, जिसके कारण से आपने देखा होगा पिछले दिनों, पिछले 1 वर्ष से आप देहात में जाओ सुबह तो 10 बच्चे भी किसी गांव में दौड़ते हुए नहीं मिलेंगे आपको। युवाओं में भारी निराशा है। वो ठीक है कि कोई चुनाव जीत गया, कोई हार गया, परिणाम अगर किसी के पक्ष में नहीं आए तो ये जरूरी नहीं कि उसकी सोच से लोग प्रभावित नहीं हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, पक्ष और विपक्ष में 0.6% का अंतर था। 22,000 वोटों के मामूली अंतर से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ किसान के मुद्दे हार गए, नौजवान के मुद्दे हार गए, महंगाई के मुद्दे हार गए। मुद्दा अभी भी जिंदा है। मुद्दा 54,55,000 वोट विपक्ष को मिली हैं और 55,65,000 वोट पक्ष को मिली हैं। तो मुद्दे जीवित रहेंगे, परिणाम किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन जो लोग मूल भावना से मुद्दों के साथ खड़े हैं वो मुद्दों के साथ वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी, जो भी पार्टी हिंदू मुसलमान के रथ पे चढ़ के चुनाव लड़ेगी, उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा रोहित, एक बात बताओ, क्या समाजवादी पार्टी या दूसरा विपक्ष जो है भाजपा से अलग, उसमें तो सर्वाधिक कैंडिडेट मुस्लिम ही है, तो क्या मुस्लिम और हिंदू का एक्शन मानी नज़र नहीं आता? आप एक बात बताओ कि मुसलमान और हिंदू, क्या मुसलमान इस देश का बाशिंदा नहीं है? क्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिखराव नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा फ़ायदा हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में 18 सीटों पे जो जाट बाहुल क्षेत्र थे, वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार पूरे हरियाणा में 16,54,000 वोट लेके गए हैं और अंतर 22,000 वोटों से 13 सीटें सत्ता पक्ष ने जीती हैं। बिल्कुल बिखराव ना हो, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग को अपना इनिशिएट करना पड़ेगा। और पिन पॉइंट अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो निश्चित जीत उस पक्ष की होगी जो एकजुट होगा। और एकजुट तो अगर एक परिवार भी होता है तो वो जीतता है, और अगर एकजुटता नहीं रहेगी निश्चित उसका नुकसान होगा। मंजीत जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है मीरापुर में किस करवट उठ बैठने जा रहा है? सर, दरअसल ऐसा ओवैसी का प्रभाव अधिकतम 5% होगा, इससे ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं होगा। मैं कट्टरपंथी शब्द यूज नहीं करने का हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो जो कट्टरपंथी वोटर है वो ओवैसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग कैंडिडेट की बात है और बात लो जाटों की बात है। जाट जो है एक सशक्त वोट बैंक है, वो भी इतनी जल्दी आसानी से कटना नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं भाई वो भी कट जाएगा, वो भी नहीं है, वो सारा बीजेपी को जाएगा जितना भी हो सकता है।
बात रही समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट बहुत मजबूत है और वो मजबूत स्थिति में है। और मैं वैसे राजनीतिक नहीं हूँ, पर राजनीतिक नॉलेज रखता हूँ, सामाजिक हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में वहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पहले नंबर पर जा रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ खड़ी है बीजेपी और किन के बीच में चुनाव है? समाजवादी और बीजेपी में है या और भी कुछ नज़र आ रहा है? समाजवादी और बीजेपी में चुनाव होगा। हमें तो मेरठ में देखने को मिला कि ओवैसी का जो कैंडिडेट था वो यहाँ भी दूसरे नंबर पर रहा और मीरापुर को मेयर चुनाव की बात कर रहे हो? हाँ, मेयर चुनाव की बात कर रहा हूँ, यहाँ दूसरे नंबर पर रहा और मुसलमानों ने ठोक कर वोट दिया उस कैंडिडेट को। और वो सीट जो है मेरठ से लगती हुई सीट है। ओवैसी का जो कैंडिडेट है, मेरा अपना निजी मानना है कि वो काफ़ी % वोट लेगा। इसका सीधा फायदा भाजपा को आपको लग रहा फायदा होगा, बिल्कुल। है? यशपाल जी, आपको क्या लगता है कि मीरापुर में क्या नज़र आता है? देखिए, मीरापुर में बिल्कुल स्पष्ट है, जो चुनाव है वो समाजवादी और बीजेपी के बीच है। समाजवादी में इसलिए मजबूत है कि आज पूरे हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है वो राहुल गांधी के पीछे है, क्योंकि कांग्रेस का अलायंस है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। इसका उत्तर प्रदेश का ये देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी जीती वो तो जीती है मार्जिन से, कहीं 10,000 कहीं 15,000। बास गांव जहाँ से हमारे माननीय मोदी या योगी जी आते हैं उससे मिली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है बास गांव की, जहाँ से कमलेश पासवान जीता है। वो जीता केवल 4,000 वोटों से। मेरठ की सीट आपके सामने है, अमरोहा की आपके सामने है। और जो समाजवादी के कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट थे वो जीते 1 लाख से ऊपर, कोई 1.5 लाख, कोई 1 लाख, कोई 2.25 लाख। विवेक, क्या नज़र आता है भाई? देखिए, जो मुझे मीरापुर का उपचुनाव है, मीरापुर का चुनाव प्रत्याशी बीजेपी का है, सिंबल आरएलडी का है। पहली बात तो जयंत चौधरी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके और जीत के अलग जगह रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर में। जब उन पे हाथरस में इसी सरकार ने लाठियां बजाई थी तो पंचायत करने भी इसी मुजफ्फरनगर आए थे कि मार लिया भाजपा वालों ने, बचाओ। वो भाजपा के लोगों से पहले तो भाजपा छोड़ के आए, तब आरएलडी का प्रत्याशी बताएं और पूरे आके सवर समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे चौधरी साहब की हत्यारी है। उनको कोविड में इलाज नहीं दिया, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, उनका त्रयोदशी संस्कार नहीं होने दिया गया, और आज उनके सपुत्र जयंत चौधरी भविष्य में खत्म हो चुके हैं। तो पार्टी का नाम भूल जाइए, क्योंकि आप मीरापुर में ही देख लीजिए प्रत्याशी। क्या जयंत चौधरी की इतनी मजबूरियां आ गई हैं कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल न लगेगा? ऐसे तो उनका पूर्व में भी किसी दल के साथ गठबंधन था, उस दल में उनको 5 लोकसभा सीटें दी जा रही थी। कम से कम 40 विधानसभाओं में जयंत चौधरी को जिंदा करने का काम कर रहा था वो दल। तो जयंत चौधरी जी का और रहा गंगा स्नान, तो जाट समाज वोट नहीं देगा, जाट समाज वोट नहीं करेगा। आपको क्या लगता है मीरापुर उपचुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हो, क्या गुनागणित नज़र आता है? देखिए, जिस तरीके से आज भी हम अभी भी एक जगह होकर आए, मुजफ्फरनगर गए थे, किसी और काम से गए थे, लेकिन वहाँ चर्चा भी हो रही थी। तो चर्चाओं में समाजवादी पार्टी वहाँ जीतती हुई आई। उसके कारण भी कई हैं। पहला कारण तो अभी मेरे छोटे भाई ने बताया, विवेक ने, ये बहुत मेन कारण है कि आपकी जो कैंडिडेट है वो तो भाजपा की है और जो सिंबल है वो नल का है, यानी कि आरएलडी का। आरएलडी के जो वोटर हैं वो खुद खुश नहीं है इस बात से। ये नाराज़गी साफ देखी मैंने, वो वोट भी कट रही है। प्लस पहले जो आप जीते थे उसमें जीत का कारण सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी की वोट, अल्पसंख्यक था, मुस्लिम वोट बहुत था। एक वोट मुस्लिम नहीं मिलेगा, एक वोट। ये हालात वहाँ के मैंने खुद मैंने जो अपने आप फील किया है लोगों से बात करके। वो बीजेपी का वहाँ बहुत मार्जिन से हारेगा वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट। अच्छा, ये नज़र आता है कि कई मुस्लिम कैंडिडेट होने के बाद क्या मुस्लिम मतों में विभाजन दिखाई देता है क्या? 5-7 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 हज़ार का, नहीं तो 200 वोट भी कहीं इधर से उधर नहीं जाने की हैं। आप एक, मैंने वहाँ की एक कहावती, मैं नहीं कह रहा, ये मुजफ्फरनगर के लोग, मीरापुर के लोग ये कह रहे हैं। जानछट से आया हूँ मैं अभी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि एक दरवाज़ा खोल दो आप 3 फीट का, सारे मुसलमान इसमें को निकल जाएंगे। ये हाल है वहाँ। अच्छा, मतलब एक तरफा जाएंगे? एक तरफा ये हाल है वहाँ इस समय, बिल्कुल। अभी जहाँ तक लो जाट समाज की बात है, अब ये देखिए कि अगर जाट समाज उन्हें वोट नहीं देगा तो फिर किन्हें देगा? भाई, अगर जाट समाज अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा, अलायंस है इस समय एनडीए का, मतलब एनडीए का पार्ट है वो जयंत चौधरी जी, वो फिर किसे वोट देगा? या तो वो देगा नहीं, देगा तो भारतीय जनता पार्टी को, जयंत चौधरी जी को देगा। गंगा स्नान करने भी तो जाएगा? नहीं, गंगा स्नान करना जाओगा, लेकिन जो शुक्रताल और मखदूम जिम्मेवार आदमी है वो जब भी वोट देंगे। बात रही अभी हमारे बड़े भाई हैं अभी, और आरएसएस सुलझे हुए आदमी गोपाल जी की बात कर रहा है, इन्होंने अभी उनका उदाहरण दिया था पीछे मेयर के सीट का।
वहाँ उस समय एक अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे और वो कुरैशी परिवार से थे। और दूसरी बात, अतुल प्रधान सीट से लड़ रहे थे शहर की से, और शहर का मुसलमान बिल्कुल भी किसी भी हिंदू आदमी को मेयर के पद पे चुनाव में सपोर्ट करना नहीं चाहता। यही तुम्हें क्या लग रहा है जो ये कह रहे हैं मंजीत सही कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जाट समाज, जयंत चौधरी जाट समाज के ठेकेदार नहीं है। उनका स्टेटमेंट साहब से 3 साल पहले का, और जिन लोगों ने उनके लिए लाठियां खाई, उनको बढ़ाया, जिस व्यक्ति ने शून्य जयंत चौधरी को 10 पे पहुंचाया था, वो उस व्यक्ति को छोड़ के चला गया। अरे हम भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी को बधाई देंगे और जीत की बधाई देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी इतनी पक्षधार है तो कराइए राज्यसभा की सीट खाली और भेजिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा। जयंत चौधरी की जमानत बंद जब्त होगी मीरापुर पे। जब तक कोई सशक्त समाज मुस्लिम के साथ मिलके चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। समाजवादी के लिए आसान नहीं है आपको? नहीं, जब मैं कह रहा हूँ, जो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि एकजुट होकर वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हो सकता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट क्या होगा? रामपुर भी बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी यही समस्या थी। ये कॉम्बिनेशन है जाट और मुस्लिम का। जब तक ये एकजुट रहेगा, एक दूसरे के पूरक रहेंगे, जब जब अलग होंगे दोनों वर्ग नुकसान उठाएंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है, और ओवैसी ने PDM गठबंधन के तहत, गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं पश्चिम की 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर, मीरापुर और कुंदगी पर, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी से 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। तो इन दोनों सीटों पर मुस्लिम जो है, वो मुस्लिम आबादी जो है उसकी बहुलता है, और कहीं ना कहीं जो असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी हैं, ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से टक्कर लेते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, हम बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से और समझेंगे कि आखिर ओवैसी की एंट्री का क्या मतलब है। आपको क्या लगता है, ओवैसी भी कूद पड़े हैं चुनाव मैदान में, क्या करेंगे वो इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव? जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को राजनीतिक हिस्सेदारी करने का अधिकार प्राप्त है, और AIMIM और उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में सभी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा है। और चूँकि AIMIM के ओवैसी साहब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा मीरापुर और कुंदरकी से अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं, और वो दोनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और ख़ास करके वो जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य है। तो ऐसे में वो 2 मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ पर जो उन्होंने अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो वो अगर अपनी बिरादरी का वोट पाने में सफल रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो बंटवारा समाजवादी पार्टी के साथ होगा, तो उसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अगर उनका प्रत्याशी अच्छा लड़ता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का ही वोट वहाँ कटेगा। आपको लगता है कि लोग जो है समाजवादी पार्टी के मुकाबले में जो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, ये माना जाता है कि वहाँ पर ओवैसी का भी अच्छा खासा असर है, लेकिन समाजवादी पार्टी है तो उसको छोड़ करके ओवैसी के साथ जाएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को लगातार वोट देता आया है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से प्रतीत होता है कि मुस्लिम समुदाय अपने को ठगा हुआ महसूस भी करता है, क्योंकि जो अपेक्षा और जिन अपेक्षाओं के साथ मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, कहीं ना कहीं उनकी वो अपेक्षाएं पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो मुस्लिम जो वहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, वो विकल्प के रूप में AIMIM को अपना मत दे सकता है, एक नया प्रयोग कर सकता है वहाँ की जो मुस्लिम मतदाता हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा मुस्लिम मतदाता के मन में ये चलता रहता है कि वो सपा की तरफ जाएं या फिर AIMIM उनका अगला विकल्प हो सकता है, इस चीज़ का मंथन चलता रहता है मुस्लिम समाज के मन में? जी, लगातार वो मुस्लिम समाज अपना हित देखकर, और ज़्यादातर उनके दिमाग में ये रहता है कि किस तरीके से हम एक साथ होकर विपक्ष को हरा सकते हैं, तो उसी के लिए हम पोलराइज हों। तो जो भी अगर AIMIM के प्रत्याशी अगर मजबूत होंगे तो मुस्लिम मतदाता सपा के प्रत्याशी को छोड़कर AIMIM के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है, AIMIM के आने से इस चुनाव में किस तरह का समीकरण देख रहे हैं? सर, AIMIM अगर अपना कैंडिडेट उतारती है तो निश्चित है, मुझे लगता है कि BJP को फ़ायदा मिलेगा। इस उपचुनाव में BJP के जो कैंडिडेट होंगे वो प्रबल दावेदारों के में रहेंगे, क्योंकि अगर मुस्लिम, चूँकि इंडिया गठबंधन जो है OBC और अल्पसंख्यक के आधार पे, मतलब इन्हीं को अपना मूल वोटर मानता है, और
अगर देखा जाए तो कुंदरकी में 60% मुस्लिम हैं और वहाँ पे करीब 3 लाख के आसपास है, जिसमें से 1,20,000 मुस्लिम मतदाता वहाँ पे। तो अगर मीरापुर में तो मीरापुर अगर ये ओवैसी साहब अगर वो अपने समुदाय अपने समाज के लोगों को अगर समझाने में सफल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी दोनों सीटों से चुनाव बड़े आसानी से जीत सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो बट सकता है और उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। जी जी बिल्कुल बटेगा। और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव जितने भी हो रहे हैं सब जाति और धर्म के आधार पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ओवैसी जी की पार्टी को मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक का ट्रेंड ये रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो उस कैंडिडेट को जिताता है जो बीजेपी के कैंडिडेट को या बीजेपी को टक्कर देता है। लेकिन वहाँ पर वो ये इस अपेक्षा के साथ गए हैं कि हमारी चूँकि बहुलता है तो हमारे अपने कैंडिडेट जीतेंगे, और अपने समुदाय को अगर वो समझाने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि वोट बटेगी, निश्चित बटेगी। ओवैसी साहब को वोट मिलेगी जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम समाज को ये लगेगा कि ओवैसी के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकते हैं तो वो सपा को छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही चीज़ है। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या जो समाजवादी पार्टी है उसको छोड़ सकते हैं मुस्लिम मतदाता? जी बिल्कुल, जो वहाँ की स्थिति है, अगर वो मुस्लिम समुदाय के लोग मतदाता अगर देखते हैं कि एमआईएम का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहा है, उन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है, तो वो एमआईएम के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। और इधर कुछ दिनों में एमआईएम ने अपना उत्तर प्रदेश में भी जनाधार बढ़ाया है, और जो उनके नेता हैं ओवैसी, वो खुलकर मुस्लिम समुदाय के हक की बात करते हैं, वो अपने धर्म के और संप्रदाय के बारे में पैरोकारी करते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले तमाम चुनावों में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस भी करते हैं। तो ये निश्चित बात है कि जब मुस्लिम मतदाता बंटेंगे तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। आपको क्या लगता है, ओवैसी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं वेस्टर्न यूपी से, इसके अलावा जो पीडीएम है, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, वो जो गठबंधन है उसके तहत वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या असर देख रहे हैं? देखिए, पीडीए के गठबंधन के साथ साथ अगर जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां या ओवैसी की जो पार्टी है, जो मुस्लिम पार्टी है, वो निश्चित है कि पीडीए का वोट काटेगी। और जब पीडीए का वोट कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। कहीं से भी अगर क्षेत्रीय दल वहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र अगर जिस मतदाता का है और उसका मतदाता का कोई कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो कुछ न कुछ वोट जो है उस पार्टी को मिलता है, और उसका फ़ायदा सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन मुस्लिम मतदाता के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट करते हैं। नहीं, ये तो है, जो एकजाई हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको वोट देंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ वोट जो है वो लोकल होने के नाते या मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते वो वोट उनको मिलता है, तो इस नाते जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलता नज़र आएगा। आपको क्या लगता है इस चुनाव में ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा, खासकर वेस्टर्न यूपी? देखिए, ओवैसी साहब पहले भी बहुत चुनाव लड़े हैं, अब उन्होंने 9 कैंडिडेट अपने उतारे हैं 9 विधानसभा में। मुझे लगता है कि कितना भी मुस्लिम समाज को भी अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो तो समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिमों को जो है ठगा है एक तरह से, समझे, कुछ मिला नहीं है इनके समाज में, केवल गुंडागर्दी के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज भले बाहुल्य है लेकिन उनको भी अब विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई, जो भी पार्टी इस देश की है अगर वो विकास के रास्ते पे विकास कर रही है इस देश के लिए, तो मुस्लिम समाज को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें लेना चाहिए। भाई, इस देश के तो वो भी है ना, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी इस देश के रहने वाले हैं। तो अगर कोई पार्टी इस देश का भला चाह रही है, इस देश के विषय में सोच रही है, आगे विकास कर रही है, इतने बढ़िया सड़कों का निर्माण कर रही है, तो किसी एक धर्म विशेष को लेकर थोड़ी निर्माण कर रही है। लेकिन मुस्लिम मतदाता आमतौर पर जो ट्रेंड है, मुस्लिम मतदाता तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, जो मैक्सिमम जो उनकी मेजॉरिटी है। नहीं, करता ज़रूर है, मुझे लगता है कि उनको अभी शिक्षित करने की ज़रूरत है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भी इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो हो सकता है उनकी आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी समझदार होगी, शिक्षित होगी और इस देश के विषय में सोच पाएगी। पीडीएम है जिसमें ओवैसी शामिल है, वो पीडीए का मुकाबला करेगा आने वाले समय में या फिलहाल इस चुनाव में? मुझे लगता है कि जैसे ओबीसी को इन्होंने लिखा है, ओबीसी समाज तो कहीं से कहीं है ही नहीं इनके साथ। केवल एक बिरादरी को लेकर थोड़ी ओबीसी समाज जो है जुड़ जाता है। ओबीसी में तो बहुत सारी जातियाँ हैं,
तो ओबीसी समाज कहीं से भी सारी भाजपा में है, ओबीसी समाज सब भाजपा को सपोर्ट करता है और कहीं से भी इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा ओबीसी समाज का। तो ये कितना भी चिल्लाते रहे, इससे चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। ओबीसी मान लीजिए कि ओबीसी समाज का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या अखिलेश यादव को छोड़कर ओवैसी की पार्टी की तरफ फर्क तो पड़ेगा भाई। जहाँ अगर 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जहाँ मुस्लिम समाज भाई बहुलता है उनकी, तो निश्चित रूप से उनके मन में सपा भी मुस्लिम को हिला रही, मुस्लिम के मुकाबले में मुस्लिम नहीं तो देखिए वोट तो बटेगा, तो उसका फ़ायदा तो भाई भाजपा को मिलना ही मिलना है भाई। अगर 2 कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से एक जगह तो वोट पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, तो बटेगा वोट, तो बटना ही बटना है। तो जब वोट बटेगा तो उससे भाजपा को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। वोट बटेगा, फिर सवाल उठेगा कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी के बी टीम, इस तरह की बातें होती आई। अरे तो सवाल तो बहुत उठते रहते हैं, विपक्ष तो बहुत सवाल उठाता है, लेकिन इस लोकतंत्र देश है ना, लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो सभी को अधिकार है भाई चुनाव लड़ने का। तो वो एक पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, चुनाव लड़ाएगी, तो वो तो विपक्ष कहने को तो कुछ भी कहेगा, इससे कहने से क्या होता है। बिल्कुल।